हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रत्येक सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जिनका काम होता है सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से अलग रखना। और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। आज की वीडियो में हम उन ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेस्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल लेयर से बनी सेल की साइटोप्लाज्म में एक जालीनुमा मतलब रेटिकुलेट संरचना होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक समस्त साइटोप्लाज्म में फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैमल्स की आरबीसी, बैक्टीरिया तथा वायरस को छोड़कर अन्य सभी प्लांट्स तथा एनिमल सेल में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज गार्नियर ने 1897 ईस्वी में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखाई देता है क्योंकि जो राइबोसोम के पार्टिकल्स होते हैं उसकी सरफेस में अटैच होते हैं। और राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब जो भी प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा बनता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आवश्यकता के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से सेल के अन्य भागों में भेज देता है स्मॉल वेसिकल के रूप में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है फैट तथा लिपिड के मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करना। सेल के अंदर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन रचनाएं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा गोल्गी बॉडी का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्गी सोम, इंटरनल रेटिकुलम एपरेटस। रॉबर्ट बेकन ने 1953 में गोल्गी एपरेटस को लिपोकॉन्ड्रिया कहा था क्योंकि इस रचना में लिपिड की मात्रा उपस्थित थी और इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 ईस्वी में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्गी एपरेटस के कंस्ट्रक्शन के बारे में। गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस के निकट विभिन्न प्रकार की फ्लैटेड थैलियों के समान संरचनाओं का ग्रुप होता है और इसका आकार अत्यधिक भिन्न होने के कारण ये बहुरूपी आकार में दिखाई देते हैं। गोल्गी एपरेटस बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है तथा दोनों मेम्ब्रेन के बीच का खाली स्थान 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक होता है और यह प्लांट सेल में डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाता है। गोल्गी एपरेटस के 3 पार्ट्स होते हैं सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिस्टर्नी की। गोल्गी एपरेटस एक ऐसा मेम्ब्रेन वेसिकल है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फॉर्म में सजा रहता है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं और वेसिकल सिस्टर्नी के किनारों से दूसरी तरफ फैली रहती है। गोल्गी एपरेटस के कार्य क्या होते हैं? गोल्गी एपरेटस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लाइसोसोम को बनाना, प्लांट सेल के सेल वॉल तथा सेल प्लेट का निर्माण तथा पॉलीसेकेराइड का निर्माण करना, जंतुओं के स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी एपरेटस द्वारा ही होता है। वेसिकल में पदार्थों का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन तथा पैकेजिंग का काम गोल्गी एपरेटस द्वारा ही होता है। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डे डुबे ने 1955 में किया था। लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थ तथा सेल ऑर्गेनेल्स के टूटे फूटे भाग को डाइजेस्ट करके सेल को साफ करने का काम करता है।
सेल के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा ओल्ड ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम में चले जाते हैं तो उन्हें लाइसोसोम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस के कारण जब सेल डैमेज या मृत हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एल्बर्ट वान कॉलिकर ने 1850 में मस्कल सेल में देखा था और बाद में इसका नाम कार्ल वेंडा ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी सभी लिविंग प्लांट तथा एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो एटीपी है वो सेल की एनर्जी है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में। श्वसन तथा भोजन का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम द्वारा फूड की स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ऑक्सीडेशन द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जिसके द्वारा सेल के विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वास्तविक में रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट तथा फैट पूरा ऑक्सीडाइज्ड होकर CO2 तथा H2O बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट को वाइट अथवा कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरी रूप से एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें स्टार्च ऑयल तथा प्रोटीन जैसा पदार्थ स्टोर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सॉलिड तथा लिक्विड पदार्थों का स्टोरेज थैली है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी तथा प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी होती हैं। प्लांट सेल के वैक्यूल्स में सेल द्रव्य भरा रहता है और यह सेल को रिच बनाता है।